1 जुलाई 2021 से इनकम टैक्स में नया सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो रहा है। ये सेक्शन टीडीएस से रिलेटेड है और वो भी स्पेशली टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स पर एप्लीकेबल है, जो कि टीडीएस की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है इनकम टैक्स में, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को कि इनकम टैक्स का ये सेक्शन 194Q किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कैसे चेक करेंगे कि ये हमारे ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा, टीडीएस डिडक्ट करने के टाइम पर जीएसटी इंक्लूड करके टीडीएस डिडक्ट करेंगे या जीएसटी एक्सक्लूड करके टीडीएस डिडक्ट होगा। और स्पेशली एक बहुत बड़ा सवाल कि ये जो 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है इस सेक्शन में, जिससे इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड होती है, वो 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जो टर्नओवर हमें देखना है वो टर्नओवर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा। तो इन सभी बातों के सवाल मैं दूंगा इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए सर्टिफाइड indirect taxes and GST expert turned YouTuber having experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help businesses and individuals save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancy and courses. तो शुरुआत करते हैं अपनी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ। 194Q की एप्लीकेबिलिटी और किस तरह से टीडीएस डिडक्ट होना है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे सवाल जो हैं आप लोगों के, उसको मैं रिजॉल्व करूंगा। तो 194Q को समझने के लिए सबसे पहले तो इस सारे प्रोसेस, इस सारे प्रोसीजर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है कि एप्लीकेबिलिटी, क्या आपके ऊपर सेक्शन 194Q अप्लाई होगा या नहीं होगा, और अगर आपके लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। इन दोनों ही एस्पेक्ट से रिलेटेड सवाल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी एस्पेक्ट पर आते हैं कि ये सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को इस सेक्शन के बारे में डिटेल नहीं पता है, एक बेसिक में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और यही बेसिक इंट्रोडक्शन को यूज़ करके आप देखेंगे कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। जो भी है आपके सवाल, उन सब के जवाब इन्हीं कुछ लाइनों में लिखे हुए हैं, यहीं पर है सब कुछ, कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं से आपको जवाब मिलेगा। तो सेक्शन 194Q आखिर कहता क्या है? वो ये कहता है कि एनी पर्सन बीइंग ए बायर, तो कोई भी बायर जिसको पेमेंट करना है किसी सेलर को, फॉर किस चीज़ का पेमेंट करना है? परचेज ऑफ एनी गुड्स का, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। तो अगर कोई भी गुड्स परचेज करने के अगेंस्ट में किसी बायर को पेमेंट करना है किसी सेलर को, जहाँ पर परचेजेस की वैल्यू है 50 लाख रुपए से ज़्यादा इन एनी प्रीवियस ईयर, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर ये परचेज की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस। सिंपल और स्ट्रेट कॉन्सेप्ट। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो टीडीएस डिडक्ट होना है ये 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पर होना है, 50 लाख तक की परचेजेस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं कि टीडीएस डिडक्ट होना कब है। तो टीडीएस डिडक्ट होना है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों भी इवेंट्स में से जो भी पहले हो जाए आपको तभी टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। पहला इवेंट है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर, मतलब सीधी बात, जब आप बुक्स में परचेज की एंट्री कर लें। और दूसरा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो अगर आप बुक्स में एंट्री पहले कर रहे हैं तो आपको एंट्री करने के टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करना है, और अगर आप पेमेंट एडवांस में कर रहे हैं, परचेज बिल बाद में चढ़ाएंगे, तो आपको पेमेंट के टाइम पर टीडीएस डिडक्ट करना है। और ये सारा प्रोसेस, ये सारा खेल करना किसको है? ये उन असेसीज को करना है, उन टैक्स पेयर को करना है जिनकी टोटल सेल या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ये सारे काम, ये जो अभी मैंने बताए, ये करने पड़ेंगे अगर 50 लाख से ऊपर किसी एक पार्टी से आप गुड्स परचेज करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ कि क्या क्या बेसिक कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं इन सेक्शंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में। तो पहला कन्फ्यूजन है, ये जो सेक्शन 194Q है, दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये सभी लोग जानते हैं 1 जुलाई 2021 से अप्लाई हो रहा है। हाउ द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड।
तो 50 लाख रुपए की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है परचेजेस की, वो लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसमें दो बड़े कन्फ्यूजन है। पहला कन्फ्यूजन है ये, क्या है कन्फ्यूजन, परचेज जो हमें देखनी है 50 लाख की, वो कैलकुलेट हमें 1 अप्रैल से करनी है या 1 जुलाई से करनी है। फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, लेकिन सेक्शन अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई से, तो 50 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे कि 1 जुलाई से करेंगे। बहुत ही क्लियर कट आंसर है। आंसर भी आपके ही सेक्शन में लिखा हुआ है, एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपसे क्या कह रहा है, एक्सीड्स 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर ये पूरे एक प्रीवियस ईयर, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी परचेज 50 लाख रुपए से ज़्यादा है एक पर्टिकुलर पार्टी से, तो ये सेक्शन अप्लाई होना है, विच मीन्स कि ये जो हमें थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करनी है 50 लाख की, वो 1 अप्रैल से ही करनी है, 1 जुलाई से नहीं करनी। अब इसमें दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल आ गया कि ये जो 50 लाख की थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करनी है, ये जीएसटी इंक्लूड करके देखेंगे या जीएसटी हटा कर देखेंगे, ओनली परचेज अमाउंट देखना है। तो अगर मैंने 50 लाख की परचेज की है और 18 लाख का जीएसटी मिला के 9 लाख रुपए होता है, यानी कि 59 लाख रुपीज़, तो क्या मेरी थ्रेशोल्ड 50 लाख खाली परचेज वैल्यू होगी या 59 लाख हो जाएगी जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा। सबसे पहली बात कि ये कन्फ्यूजन आया क्यों, कन्फ्यूजन इसलिए आया बिकॉज जब हमें थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो वहाँ पर हमें ये कहा गया कि 50 लाख की परचेज होनी चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, परचेज ये कह रहा है परचेज ऑफ एनी गुड्स, ठीक है। तो परचेज क्या होती है, परचेज खाली गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू को माना जाएगा, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को ये कन्फ्यूजन इसलिए आया बिकॉज जहाँ पर ये अब पेमेंट की बात कर रहा है, टीडीएस डिडक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसने पेमेंट को भी इंक्लूड कर लिया। और इस सेक्शन को भी अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, पेइंग एनी मनी टू एनी सेलर, तो इस तरह के जो वर्ड्स लिखे हैं, इस वजह से ये कन्फ्यूजन आ रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये जो हमें थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करनी है, ये अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखेंगे। परचेज जो वर्ड है, परचेज जो टर्म है, इसके अंदर में कभी भी जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। ये तो होगा एप्लीकेबिलिटी के डाउट्स कि ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, उसके लिए थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। अब अगर तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं हो रहा तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो डाउट आ रहा है अप्लाई करने में इसको, कि हमें जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो जीएसटी अमाउंट पर करना है कि नहीं करना है। टीडीएस जो है, इसका हमेशा से ये थंब रूल रहा है कि टीडीएस कभी भी जीएसटी अमाउंट पर नहीं डिडक्ट होता, हमेशा आपकी बेसिक वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू पर डिडक्ट होगा। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। सेक्शन 194Q में आपके परचेज वैल्यू पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा, जीएसटी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर इफ़ एक कंडीशन है कि जो आपको इनवॉइस मिल रही है उसमें अलग से जीएसटी मेंशन्ड हो, अलग से जीएसटी स्पेसिफाइड हो, तो ही आप जीएसटी को हटा देंगे और परचेज वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने के दो पार्ट्स हैं, या तो हम परचेज के टाइम पर करें या अगर हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो भी हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। तो एडवांस पेमेंट के केस में आपको पूरी पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये पता ही नहीं है पेमेंट के टाइम पर कि इसमें कितने की बिलिंग होनी है और कितना जीएसटी अमाउंट आपको मिलेगा। दूसरी पे एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई कि परचेज पर टीडीएस तो हमने डिडक्ट कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परचेज रिटर्न भी करते हैं, कई बार गुड्स ठीक नहीं होते, क्वालिटी नहीं मैच करती, जिसकी वजह से हमें परचेज रिटर्न करनी पड़ती है। तो परचेज रिटर्न के केस में ये सिंपल एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया है 13/2021, उसमें ये बात क्लियरली क्लैरिफाई करी गई है कि अगर आप परचेज रिटर्न करते हैं तो फ्यूचर में उस पार्टी से जो भी आप नेक्स्ट परचेज करेंगे, तो आप जितना यहाँ पर आपने गुड्स रिटर्न किए हैं उसका जो एक्सेस टीडीएस बन रहा होगा वो आप नेक्स्ट बिल से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये प्रॉब्लम आई कि जो सेक्शन 194Q है ये क्या नॉन रेजिडेंट्स पर एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी टैक्स पेयर जिसका इंडिया में परमानेंट रेजिडेंट या परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है या परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उनके ऊपर सेक्शन 194Q का टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या हमें ऐसे भी सेलर्स का टीडीएस डिडक्ट करना है जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है?
जिनकी इनकम पर टैक्स ही नहीं लगता। अगर आप एक ऐसे सेलर से गुड्स परचेज कर रहे हैं जिसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता, जैसे कि वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स के, या और किसी एक्ट में एग्जेम्प्ट है, जैसे कि आरबीआई एक्ट के अंडर में एग्जेम्पशन उसको मिला है, तो उस केस में सेक्शन 194 का टीडीएस अप्लाई नहीं करेगा। आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। एक और बहुत कमेंट्स में ये बहुत प्रॉब्लम लोग पूछ रहे हैं कि क्या एडवांस पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यस, बिल्कुल करना है। मैंने आपको पहली ही स्लाइड में ये दिखाया कि टीडीएस डिडक्ट कब करना है। 2 सर्कमस्टांसेस हैं, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। जब आप बिल की एंट्री कर लें अपनी बुक्स में, या तो आप पेमेंट करें, इन दोनों में से जो भी पहले होगा आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठा कि सेक्शन 194Q क्या उन केसेस में अप्लाई होगा जब उनका पहला साल है, जब वो इसी साल इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। इसकी प्री कंडीशन है कि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। तो अगर आपका पहले साल रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो जाहिर सी बात है आपका पिछले साल का टर्नओवर 0 है, तो उसमें सेक्शन 194Q का टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम, बट बहुत ही मेजर प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम है ये इस वीडियो की, और वो है कि ये सेक्शन 194O, सेक्शन 206C1H और 194Q, ये तीनों एक्ट सेक्शन जो हैं ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि कौन से केस में कौन सा सेक्शन लगेगा और कौन सा सेक्शन नहीं लगेगा। तो इसकी हायरार्की समझ लीजिए कि कौन से केस में कौन सा सेक्शन अगर लग रहा है तो किस सेक्शन को हमें अप्लाई नहीं करना। इसको समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर सेक्शन 194O अप्लाई हो रहा है, किसी भी ट्रांजैक्शन पर 194O एप्लीकेबल है, तो उस केस में 194Q और 206C1H अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम हायरार्की की बात करें तो सेक्शन 194O जो है वो सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर वो लग गया तो आपको बाकी दोनों सेक्शन 194Q और 206C1H नहीं लगाने। अगर किसी ट्रांजैक्शन पर 194Q अप्लाई हो रहा है तो उस केस में आपको 206C1H नहीं लगाना। और अगर किसी जगह पर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जहाँ पर 194O भी नहीं लग रहा, 194Q भी नहीं लग रहा, तो उस केस में आपको 206C1H अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो कि सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी में आ रहे हैं। सेक्शन 194Q को किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, उसमें आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।